गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 17 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आप पाएंगे कैसे कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिए गए होंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा अच्छे से बताए गए होंगे। पहला आज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है डेट्स आर इन वोटिंग फ्रॉम अप्रैल 19 वर्डिट जून 4। देखिए अब क्या बताए जा रहे हैं कि हमारे लोकसभा का इस साल में इलेक्शन होने वाला है और फिलहाल इसी साल के अंदर एक्चुअली में और भी 74 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनके अंदर इलेक्शन होगा। लेकिन क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और भारत के वोटर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 बिलियन वोटर भारत के अंदर होने वाले हैं, 100 करोड़ के लगभग। तो इतने वोटर्स जब वोट करेंगे, इलेक्शन में भाग लेंगे, तो हम कह पाएंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इस साल में होने जा रहा है। डेट्स सामने आ गई हैं। डेट्स किसके द्वारा दी गई हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई हैं एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब स्टेट को सोच के ऐसे धोखा मत खा जाइएगा कि स्टेट है तो इसका मतलब ये स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उनको करवाते होंगे, नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है आपके म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत इन दोनों के इलेक्शन को करवाना, इनकी तारीखें देना, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी निर्धारित चीज़ें बताई जानी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है लोकसभा की चुनाव करवाना, जो कि हमारे कॉमन होते हैं, और दूसरा होता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव को यहाँ पर करवाना। तो ये सारा का सारा ध्यान किसके द्वारा दिया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब इन्होंने ही लोकसभा के लिए, जो कि 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं और हमारी 18वीं लोकसभा यहाँ पर बनने जा रही है, जिसके अंदर टोटल सीट्स होने वाली है 543। इसमें 7 फेज़ में इलेक्शन होगा। 44 डेज तक ये इलेक्शन हमारा लगातार चलता रहेगा। अलग अलग स्टेट में से हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटी गई है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी किस प्रकार से होगी कि हर स्टेट से नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ हो वो एक जैसा हो और वहाँ से उतने ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितने हमने एक स्टेट में किए हैं उतने ही कहाँ पे हो, पूरी की पूरी ओवरऑल कंट्री पे हो। हालांकि जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 60 लाख से कम होती है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें वैल्यू नहीं करती है, मानी नहीं जाती है, क्योंकि वैसे ही उनकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है। इसमें आप सिक्किम का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें से लोकसभा में केवल एक ही सीट आती है। आगे हम बढ़ के देखते हैं कि फेज़ 1 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो होने वाले, जितनी भी आप ये येलोइश कॉन्स्टिट्यूंसीज देख पा रहे हो यहाँ पर, इसमें से 102 जो सीट्स होने वाली है वो भरी जाएंगी लोकसभा के अंदर। फेज़ 2 का इलेक्शन होगा जो कि होगा अप्रैल 26 को। अब इसमें 89 सीट्स ऐसी होंगी जो फिलअप की जाएंगी। फेज़ 2 में आप राजस्थान को देख पाएंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ भाग को देख पाएंगे, अगेन कर्नाटका की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, केरला है, तो ऐसे स्टेट में यहाँ पर 26 अप्रैल को इलेक्शन होगा। फेज़ 3 होगा मई 7 को, जिसमें 94 सीट्स को यहाँ पर फुलअप किया जाएगा और इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे गुजरात भी इसी में आता है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इसके अंदर है। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका का कुछ हिस्सा इसमें है, झारखंड का भी कुछ पार्ट आता है। तो अलग अलग, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर इलेक्शन अलग अलग दिन पे होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको बांटा जा रहा है। फेज़ 4 होगा मई 13 को, जिसमें यहाँ पर 96 ऐसे सीट्स होंगे जिनको भरा जाएगा। फेज़ 5 होगा 20 मई को, जिसमें 49 सीट्स को फुलअप किया जाएगा। फेज़ 6 होगा 25 मई को, जिसमें 57 सीट्स जो होंगी कंट्री के अंदर उनको फिलअप किया जाएगा। और फेज़ 7 जो कि आखिरी यहाँ पर फेज़ होगा, उसके अंदर 57 सीट्स ऐसी होंगी जिनका फुलफिलमेंट होगा। अब ये किसने बताया है? ये इलेक्शन कमिश्नर्स ने बताया है। तो इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 होते हैं। इनमें से एक होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि यहाँ पर है राजीव कुमार। दूसरे होते हैं आपके 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अब यहाँ पर इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि क्यों इंडिया में 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं। देखिए, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोटिंग के लिए जैसे ही पीपल बढ़ने लगे हैं, लोगों की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होती है तो बर्डन भी बढ़ने लगा था। कुछ ऐसा हुआ था कि हमने एक अमेंडमेंट किया 1989 के अंदर, जिसमें हमने क्या किया, 21 साल से जो वोटर्स की
एज है उसको घटाकर 18 साल कर दिया था। इसकी वजह से भी बर्डन बढ़ा, तो उसी समय पे यहाँ पर 2 इलेक्शन कमिश्नर को इसके सामने लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर 3 नहीं होते थे। इस बात को याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओवरऑल 2019 के अंदर यहाँ पर 91 करोड़ वोटर्स थे। 2024 में 96.8 करोड़, ऑलमोस्ट हम 97 करोड़ भी इनको बोल सकते हैं, यहाँ पर वोटर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने भाग लिया है या फिर जो भाग लेंगे, जो रजिस्टर्ड हैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। मेल हम देख पाएंगे कि यहाँ पर मेल्स की संख्या भी बढ़ी है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास हो गई है, और फीमेल की संख्या जो 2019 में 43 करोड़ के आसपास थी वो 47 हो गई है। तो दोनों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। ट्रांसजेंडर ऐसे थे जो 2019 में लगभग 40,000 के आसपास थे, जो कि 2024 में 48,000 के आसपास हो गई हैं। जो पहली बार वोट देंगे 2019 में उनकी संख्या 1.5 करोड़ थी और 2024 में इनकी संख्या 1.8 करोड़ है। अब ये सब था हमारा जो भी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है इम्पोर्टेंट जीएस पेपर के लिए। और जीएस पेपर में भी हम देखें तो जीएस पेपर 3 में इसको इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि एनवायरनमेंट में आएगा जीएस 3 में, और प्रीलिम्स में भी ऐसे ही स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे ही एनिमल्स जो न्यूज़ में होते हैं उनकी क्या रेलिवेंस है, उनकी क्या ब्रीड है, जो एनिमल्स की यहाँ पर सवाल आते हैं प्रीलिम्स के ऊपर, किसी भी उनको पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आपको इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब क्या कह रहा है आर्टिकल, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, केरला का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो ये प्लान कर रहा है कि थेनलमाला कुलम, अब ये नाम है इस गाय का, जो कि एक इंडिजीनियस ब्रीड की तरह उसको क्यों ना रजिस्टर करवा दिया जाए। अब इसको सबसे पहले 2-3 भागों में हमें बांटना पड़ेगा। इंडिजीनियस क्या होता है? इंडिजीनियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो वहाँ के मूल निवासी है, राइट। तो क्या ये इंडिया की मूल निवासी गाय है, तो इसी वजह से इसको रजिस्टर करवाया जा रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि रजिस्टर करेगा कौन, तो रजिस्टर करने के लिए क्योंकि ये नेशनल लेवल पे किया जाएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो NBARG जो होते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कौन करवा रहा है? केरला डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का, वो इसके लिए करवा रहे हैं। लोकली इसको थेनलमाला कुलम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी गाय है जिसको नॉर्थ इंडियंस ने काफ़ी कम देखा होगा, कारणवश क्योंकि ये ड्राफ्ट है, यानी कि ये जो गाय होती है इसका जो कद होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके ऊपर हम एक हम्प को भी देख पाएंगे, और इसका जो मिल्क होता है वो भी काफ़ी कम निकल पाता है। लेकिन क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया है इसको, बल्कि यहाँ पर क्या देख पाते हैं हम, पहले से ही बहुत सालों से, लगभग 200 सालों से हम कह पाएंगे कि यहाँ पर जो ट्राइब्स होते हैं केरला के अंदर वो इन गायों को रखते हैं, वो इन्हें पालते हैं, और अभी तक भी ये गाय यहाँ पर रहती हैं। दूसरी बात है कि इनके लिए मान लीजिए इनको रजिस्टर करवाना है। ऐसे ही हमने एक बार गिर काऊ के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे गिर काऊ जो है वो इंडिया की इंडिजीनियस काऊ बन चुकी है। कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। क्योंकि ये 2023 के करंट अफेयर में थी, तो हो सकता है 2025 में इसमें से पूछ लिया जाए। दूसरी हमारे पास है थेनलमाला कुलेन गाँव, जो कि इंडिजिनियस ब्रीड यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो इसके लिए इनके लिए क्या क्या इनको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब आपको मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना, तो उसको आपको पता है पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, और तब जाके आप एक IAS ऑफिसर या IPS वट एवर यू वांट वो आप बन पाएंगे। तो यहीं पर जैसे इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है NBAGR के यहाँ पर, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसमें बहुत सारे कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। पहले तो इसमें यहाँ पर फोनोटाइपिक जो होते हैं, यानी कि थर्मल उनका कितना टॉलरेंस है, वो कितने ज़्यादा यहाँ पर उनकी सराउंडिंग का बेसिकली क्या है कि वो कितने ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है, कहाँ पर रह सकती हैं,
और दूसरा यहाँ पर देखा जाएगा इनके लिए स्टडी करके जीनोटाइप को, कि उनके जीन्स क्या है, जेनेटिक स्टडी उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या उनके अंदर है। और इन्हीं के बाद में उनके ऊपर और साइंटिफिक वेरिफिकेशन इवेल्युएशन किया जाएगा, जैसे कि उनकी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है, उनका ब्रीडिंग मेथड क्या होगा, उनकी फिजिकल फीचर्स उनको क्या क्या चाहिए होते हैं। और जैसे कि केरला के एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ये बोलना भी है कि ये लोग जहाँ पर लोकली हम इनको देना चाहते हैं उसके इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बिल्कुल सक्षम है रहने के लिए, जीने के लिए, बिल्कुल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा उस चीज़ को। तो क्या वो बात सच है या नहीं है, इसी के ऊपर होगा और फिर इसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यूट्यूब के साथ साथ में मेरा टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसमें आप मेरे साथ आकर जुड़ सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, पहली बात तो जितने भी आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनकी आपको प्रीलिम्स के लिए नोट्स मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स बेसिकली ये होते हैं कि आप रात को अगर एक बार सोने से पहले इनको रिवाइज़ करेंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे, तो आप प्रीलिम्स स्टडी 1 साल के करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर होते जाएंगे, क्योंकि आप डेली के आर्टिकल्स का वहाँ पर देख रहे हो। दूसरा, आपको यहाँ पर मेंस के लिए भी आर्टिकल की समरी मिल जाती है कि कैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है उस आर्टिकल से तो उसका आंसर फॉर्मेट आप कैसे लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन कैसे हो, कंक्लूजन कैसे हो, पॉइंट्स क्या क्या बीच में आने चाहिए, तो वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो हम वीडियो देख रहे हैं फ़िलहाल, उसका भी आपको PDF फॉर्म मिल जाती है, यानी कि ये सब कुछ जो आर्टिकल्स हैं आपके सामने, ये आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसी के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर इस ग्रुप का लिंक दिया गया है जिससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेवी रेस्क्यू 17 क्रू मेंबर ऑफ हाईजैक्ड वेसल, 35 पायरेट्स सरेंडर। देखिए अब क्या बातें की जा रही है यहाँ पर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली GS पेपर 3 में अगेन, क्योंकि कहाँ पे हो जाता है, डिफेंस के अंदर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, और उससे अलग प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब कुछ पायरेट्स होते हैं, जब हम हमेशा समुद्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है समुद्री लुटेरों की भी, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन आ गए हैं, लेकिन वो बहुत पहले से, जब से हम 15वीं सदी के आसपास में एज ऑफ डिस्कवरी आई है, यानी कि हमने एक नए रास्ते ढूंढे, हमने समुद्र के रास्ते जाना कि चलिए हम होमोसेपियंस जो थे, इंसान जो थे, और वो एक एज ऑफ डिस्कवरी करते हैं, तभी से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर समुद्री लुटेरे भी अलग अलग आ गए हैं, जिनको इंग्लिश में पायरेट्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। कारण क्या है इनकी संख्या बढ़ने का, ये एक्चुअली में जो पायरेट्स हैं, या फिर हम इसको अटैकर्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं, इसके जैसे कि युद्ध चल रहा है इजराइल और गाज़ा के साथ में, उसके युद्ध की वजह से भी यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई दी है। उसकी वजह से भी ये क्या कर रहे हैं, जो कंट्री यहाँ पर गाज़ा के साथ नहीं है, और ये कौन सा ग्रुप है, हाउती ग्रुप है, जो कि साउथ ओमान के अंदर भी है, ईरान के अंदर भी है। ये ऐसा ग्रुप है जो भी गाज़ा के साथ में कंट्री उनको लग रहा है कि नहीं है, उन्हीं के शिप्स के ऊपर, उन्हीं के जो भी यहाँ पर मर्चेंट शिप होते हैं, कमर्शियल शिप होते हैं, उनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। तो ये पिछले साल में हमें कुछ ज़्यादा सुनाई दिया, ज़्यादा समझ में आया। ये हमारे लिए मेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई थी। लेकिन अभी जो पायरेट्स हैं उन्होंने एक मर्चेंट नेवी का जो हमारा एक शिप होता है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। नेवी ने 17 क्रू के मेंबर्स थे, उनको बचाया। किस नेवी के उसने बचाया, INS का मतलब आप कभी भी देखेंगे किसी भी शिप के ऊपर तो मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, और ये कौन सा था, कोलकाता। ये यहाँ पर जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो C7 एयरक्राफ्ट है उसको भी वहाँ पर देखा, और क्योंकि इसके अंदर लगभग 35 पायरेट्स थे, और ये पायरेट्स कहाँ के होते हैं, समुद्री लुटेरे, क्योंकि ज़्यादातर हम कहाँ घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन से ऊपर जाते हैं हम अरेबिक ओशन के अंदर जाते हैं, रेड सी में जाते हैं, तो इसी एरिया के अंदर रहते हैं। तो इस एरिया में हम इसको अरेबिक पायरेट्स भी बोल सकते हैं या फिर अफ्रीकन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आसपास की कंट्रियाँ जैसे कि सोमालिया यहाँ पर है, या जो नियर बाई कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, और लोग क्या करते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन की तरह कर रहे हैं, क्योंकि कानून भी वहाँ पर इतने ज़्यादा सख्त नहीं है, लॉज इतने ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए हमारी नेवी ने इनको पकड़ भी लिया, अब क्या करना पड़ेगा, इन्हीं की कंट्री को इनको वापस देना पड़ेगा। अब उनको वापस दे भी दिया तो वो लोग वहाँ से छूट जाते हैं और फिर दोबारा से यहाँ पर क्या करते हैं, पायरेसी के अंदर आ जाते हैं। तो हाईजैक कर लिया गया था वेसल। नेवी के जो INS विक्रांत है उन्होंने यहाँ पर गए, उन्होंने 35 जो पायरेट्स थे उनसे
सरेंडर करवाया, उनको वापस वो ऑब्वियसली दे देंगे और अपने शिप को यहाँ पर जो कि था आइडिया 2DH, इसको यहाँ पर बचा लिया। और इसके अलावा शिप के ऊपर जितने भी वेपन्स हो सकते थे, क्योंकि पायरेट्स कैसे आते हैं, देखिए जब भी कोई क्रू में होता है ना समुद्र के अंदर, तो उनको पहले ही ये हिदायत दी जाती है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई भी पायरेट्स आ जाए और उनके पास वेपन है, तो आपको कुछ भी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना, आप चुपचाप वहाँ पर बैठ जाइए। जो वो करने दे रही हैं, कुछ लूटना चाह रहे हैं तो उनको लूटने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रू की जो हमें पता है जान जो होती है, ज़िंदगी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही उनको ट्रेनिंग मिली होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है टॉय इंस्पायर्ड इंजन क्रिएट पावर फ्रॉम एवोपरेटेड वाटर। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में ही। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको देखेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास फेजेस होते हैं। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पढ़ते हैं, और जर्नल साइंस को तो हम पढ़ते ही हैं। तो उसी के अंदर हम देख पाएंगे कि एक नई खोज हुई है। इसके अलावा क्योंकि इसमें मेंस के ऊपर आपका कोई खास सा सवाल नहीं आएगा, आप इसकी रेफरेंस एज एन एग्जांपल जरूर दे सकते हो। कोई सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेंस के अंदर रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग कैसे हम अपना जो फिलहाल टेक्नोलॉजी है उसको बदल सकते हैं, इनोवेशन की बातें हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज मोस्टली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल बात कर रहा है एक टॉय की। टॉय यानी कि खिलौना जो होता है, उससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि हांगकांग एंड यहाँ पर चाइना के अंदर काम करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। उन्होंने उससे प्रभावित होकर क्या किया है, एक पावर बनाई है। पावर यानी कि एनर्जी, या फिर हम इसको अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाऊं तो आप इसको एक जनरेटर भी बोल सकते हैं। जनरेटर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बॉक्स आ रहा होगा जो बहुत आवाज़ करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है अलग अलग तरीके का। लेकिन ये जो जनरेटर होता है, अगर रियल जनरेटर आपका इतने बड़े साइज़ का है, तो ये जनरेटर केवल इतना सा होगा, ये आपकी पॉकेट में आ जाएगा। बेसिकली ये इतना छोटा होता है क्योंकि ये क्या है, खिलौना बनाया गया है, एक टॉय से इंस्पायर्ड है। टॉय जो होता है उसको यहाँ पर बोला जाता था डिपी के नाम से, और डीपी बर्ड भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको ड्रिंकिंग बर्ड टॉय भी बोला जाता है। ऐसे टॉय पहले होते थे, उसी को देख के जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो इसको बना रहे हैं। ये जो रिसर्च हुई है ये पब्लिश हुई है जर्नल डिवाइस के अंदर। डिवाइस नाम का एक जर्नल है, जैसे कि द हिंदू में हमारा कोई आर्टिकल आ रहा है, ऐसे एक जर्नल डिवाइस है। उसके अंदर न्यूज़पेपर हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो जर्नल है, तो उसके अंदर आर्टिकल हुई, उसके अंदर ये रिसर्च को पब्लिश किया गया। अब इसके क्या क्या खूबियाँ हैं ज़रा उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसकी खूबी क्या है, ये जो टॉय होगा इसके अंदर 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब लगा है टॉय के सिर के ऊपर और एक बल्ब लगा है नीचे की तरफ, जिसके अंदर हम लिक्विड को देख पाते हैं। और ये जो लिक्विड होता है टॉप ब्लड के अंदर, इसमें होता है वोलेटाइल लिक्विड। अब इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, मिथाइल क्लोराइड। अब क्या किया जाता है यहाँ पर एनर्जी बनाने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। एनर्जी जब बनानी होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करनी होती है, तो ये जो टॉप का यहाँ पर बर्ड के जो चोंच होती है उसके नीचे जो बल्ब है उसको वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये वाटर के अंदर रहेगा तो धीरे धीरे वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि भाप बननी शुरू हो जाएंगी पानी के अंदर। जब ये एवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो बर्ड के जो नीचे की बॉडी के अंदर दूसरा बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब क्या करेगा, गर्मी देके जो लिक्विड की हमें बात करी वो उसको ऊपर वाले बल्ब तक पहुंचाएगा। ये क्या हो रही है, ये हो रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बन रही है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बन रही है आपकी वाटर के यूज़ से, H2O के यूज़ से। अब देखिए, इसको हम हाइड्रोजन फ्यूल भी बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रो फ्यूल इसको बोला जा सकता है कि हाइड्रो फ्यूल ये बना रहा है। इसके अलावा ये लगभग 100 वोल्ट तक का फ्यूल बना सकता है एक दिन में, जो कि सेवरल डेज के लिए, कई दिनों के लिए आपका काम करेगा, चल पाएगा।
और साथ ही में हम ये भी देख पाएंगे कि इससे आप 20 LCDs को एक साथ जला सकते हो। ये ऐसे छोटे छोटे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसके ऊपर और काम होना बाकी है। फ़िलहाल ये जस्ट एक रिसर्च थी, प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, और उसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हाउ वुमेन इन इंडिया हैव फेयर्ड। देखिए अब ये क्या बात है, ये जो आर्टिकल है लिखा गया है डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की तरफ से, जो कि साइंस के ऊपर ही रिसर्च करके इसको लिख रहे हैं। वो बात कर रहे हैं वुमेन डे की। मार्च 8 को जो पूरा का पूरा इंटरनेशनली वुमेन डेज को बनाया गया था, महिला दिवस को जो मनाया गया था उसके बारे में, और ये एक अलग पर्सपेक्टिव है आप लोगों के लिए। अब ऐसे आर्टिकल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो मेंस के अंदर। मेंस में भी जीएस पेपर अगेन 3 के अंदर ये होगा, और 2 के अंदर भी ये हो सकता है, जैसे कि सोशल जस्टिस में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये आपके लिए आएगा, ये आ सकता है आपके लिए ऐसे के अंदर। तो ऐसे में क्यों इम्पोर्टेंट होगा, चलिए ज़रा समझते हैं। यहाँ पर ऑथर खुद में कहते हैं कि देखिए जब हम किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना हमें होता है तो हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। उसके पॉजिटिव्स को भी आप देख लीजिए, उसके नेगेटिव्स को भी आप देख लीजिए। आज हम इसके दोनों पहलुओं को देखेंगे। जब हम बात करते हैं औरतों के बारे में, वर्क फोर्स के बारे में, तो ये एक रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, जो कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। रिपोर्ट का यहाँ पर नाम था जेंडर सोशल नॉर्म्स, यानी जेंडर से रिलेटेड जो आपके सोसाइटी के, समाज के जो कुछ नियम बनते हैं वो क्या होते हैं। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स नाम की इंडेक्स जो बनाया गया वो कौन निकालता है, UNDP निकालता है। अभी ये क्या हो गया, एक प्रीलिम्स का सवाल हो गया, तो इसको भी क्या करना है, याद रखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग बायसेस की बात की गई थी। बायसेस क्या होता है कि आप किसी के साथ में भेदभाव कर रहे हो जेंडर की वजह से, क्योंकि वो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ये इंडेक्स इस बारे में बात कर रहा था, कह रहा था कि कैसे लोगों का क्या एटीट्यूड है औरतों को लेकर, और इसमें 4 डायमीटर्स का इस्तेमाल किया। अब आपको कोई भी चीज़ मान लीजिए पता लगानी है, आपको पता लगाना है कि कोई वस्तु सामने रखी हुई है, उसका वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका मास क्या है यहाँ पर, और हम अलग अलग चीज़ों का अगर उसको पूरी तरीके से आपको डिटेल देना है तो आप अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको क्या करोगे, मापोगे, मेजरमेंट करोगे। वैसे ही अगर आपको कोई इंडेक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, उसका भी मेजरमेंट करोगे। और उसी के मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। पहली जो चीज़ है वो है कि क्या क्या बायसेस होते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल के अंदर। दूसरा यहाँ पर पैरामीटर लिया गया एजुकेशन। थर्ड हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर कि कैसे महिलाएं जो हैं वो कितना इकोनॉमिकली कर पाती या नहीं कर पाती। और फोर्थ होता है फिजिकल इंटीग्रिटी से लेकर कि खुद की उनकी जो इंटीग्रिटी है वो कितनी यहाँ पर चल पाती है। तो इनमें से 2 डायमेंशन, अब हमने क्या किया, इंडेक्स जो निकला है वो 4 पे निकला, और कम से कम इनमें से 2 डायमेंशन ऐसे थे जिनसे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर बायसेस होता है, कम से कम 2 में तो हमेशा होता है, एटलीस्ट अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो। अब यहाँ पर क्या क्या बायसेस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आदमियों का, हमेशा मेंस का ये एक क्लेम रहता है कि वुमन की जो जॉब है, औरतों का जो काम होता है वो होता है घर को संभालने का, बच्चों की केयर करने का। और यही एक पर्सपेक्टिव माना जाता है कि जो विकासशील देश हैं, यानी कि डेवलपिंग जो नेशंस है, उसमें ये ज़्यादा आपको मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि वुमन जो होंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, वो एक्चुअली में एजुकेशन में इतना पार्टिसिपेशन ना करके जो फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ पर एज अ लेबरर। अब आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा तो नहीं है, हमने आसपास में ऐसे लेबर्स को काम करते हुए शायद नहीं देखा हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑथर का अभिप्राय ये भी है कि अगर आप अपने खुद के खेत में काम कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, एज अ लेबर ही काम कर रहे हो। दूसरा काम होता है हाउस होल्ड का, कि वो घर को संभालती हैं। एजुकेशनल डायमेंशन में भी हम ऐसा ही देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई उनकी नहीं होती है, लेकिन वैसे तो इंडिया को एज अ डेवलपिंग नेशन दिखाया जाता है, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा नज़रिया और इंडिया की थोड़ी सी जो काबिलियत है वो अलग है इन सारे पर्सपेक्टिव से। हम देखेंगे कि इंडिया में काफ़ी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ का इस्तेमाल होता है। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, जो सम्मिलित कर ले, सबको एक साथ अंदर ले। तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की वजह से हम देख पाएंगे कि लगभग 20
20 साल तो ऐसे हो ही चुके हैं जब इंडिया की पॉलिसी क्या है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है सभी बच्चों को। अब ये एक्ट कब आता है? 2005 के अंदर हम इसको देख पाते हैं, और ये क्या आता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में हमें पता था, जिसको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत बढ़ा भी गया है, इसमें क्या था कि 4 से लेके जो कि आपका 16 साल की एज होगी उस तक क्या की जाएगी, अगर आप गवर्नमेंट यहाँ पर उनमें जाते हो तो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब इसी के तहत 28 स्टेट के अंदर, और हम देख पाएंगे लगभग यहाँ पर जितनी यूनियन टेरिटरी है, और चाहे वो पुअर हो, रिच हो, रूरल हो, अर्बन हो, कहीं पे रहने वाला भी बच्चा है, सरकार ने लगभग यहाँ पर 12 करोड़ ऐसे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं उनमें से, जिनको फ्री शिक्षा प्राप्त करवाई है। अब जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, ये तो थी छोटे लेवल की बातें, मतलब 3 साल से लेकर हमने देखा कैसे, तो ये तो थी काफ़ी कम उम्र की बातें। अब हायर एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? जब आप 12th करके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, पीएचडी करते हो, मास्टर्स करते हो, तो हायर एजुकेशन के अंदर भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। अब ये चेंज दिखाता है कि नॉर्मली जो वुमन होती हैं वो ऐसे कोर्स को चुनती हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, या फिर नर्सिंग में भी, मेडिकल में भी जाएंगी तो नर्सिंग को चुनेंगी, और मेन जो होते हैं वो एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा चुनेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को उनकी पीएचडी लेवल के अंदर। लेकिन अगर हम स्ट्रीम के अंदर भी बात करें, अब स्ट्रीम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो हम देख पाएंगे कि इंडिया में जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से लगभग 20% महिलाएं उसमें पढ़ती हैं, और साथ ही में फैकल्टी की भी बात करते हैं, टीचर्स की भी बात करते हैं, तो 20% महिलाएं जो इंडिया के सभी इंस्टीट्यूशंस हैं इन फील्ड में वहाँ पर हैं, चाहे वो IITs हो, चाहे वो CSIR हो, चाहे वो एम्स हो, ISSR हो। हालांकि इनका ये भी बोलना है कि देखिए इतने से काम नहीं चलेगा, इंसान यहाँ पर 8 बिलियन के लगभग पूरे दुनिया में रह रहा है, और उनमें से हम देख पाएंगे 45% जो जनसंख्या है वो औरतों की ही है। तो आप अगर उनका पार्टिसिपेशन इतना कम है तो ये एक चिंता की बात है, इस पर और काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि और काम नहीं किया जा सकता है। फिर हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, अब हमने एजुकेशन में देख लिया है, इकोनॉमी में हम देखेंगे, अब हम पॉलिटिकल डायमीटर में भी अगर इंडिया को देखें तो हम पाएंगे कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली डेमोक्रेसी बनती है USA, उसमें क्या है कि अभी तक लगातार कितने प्रेसिडेंट आ चुके हैं? टोटल 46 प्रेसिडेंट अभी तक बन चुके हैं, और इन 46 प्रेसिडेंट्स में से आज तक एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। अब प्रेसिडेंट से वहाँ पर क्या मतलब है? क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल सिनेरियो ही ऐसा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो आप प्रेसिडेंट को, अमेरिका को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया इसमें काफ़ी आगे है। इंडिया को अगर हम देखेंगे तो अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें तो इंडिया में आज तक केवल 15 प्रेसिडेंट बने हैं, और उनमें से भी 2 प्रेसिडेंट महिलाएं बनी हैं। एक हमारी जो पहली प्रेसिडेंट बनती है वो होती है प्रतिभा पाटिल, जो बनती है 2007 से लेकर 2012 तक में। दूसरी है वो अभी हमारे करंट की प्रेसिडेंट है, जो कि है द्रौपदी मुर्मू जी। और हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर से भी कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत पहले ही इंदिरा गांधी एज अ वुमन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रह चुकी हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया को पॉलिटिकली भी काफ़ी स्टेबल बनाती हैं। इवन हमारी जो आसपास की कंट्री है, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक महिला प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, कौन थी वो? बेनजीर भुट्टो। हम देखते हैं शेख हसीना जो है वो करंट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। नेपाल की जो पहली महिला यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनती है वो होती है बुंदा देवी भांदरी। और हम देखते हैं कि कैसे तिब्बत के अंदर भी डोल्मा गायरी पहली ऐसी वुमन प्राइम मिनिस्टर बनती हैं जो सर्व करती हैं 1991 से लेकर 2011 तक, तो काफ़ी लंबे समय तक ये रहती हैं। तो इसी वजह से ये कहना गलत होगा कि इंडिया के अंदर भी एज अ डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बायसनेस है, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन यहाँ पर है। क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की तो हम हमेशा क्या करते हैं, मोस्टली हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ही बातें कर रहे होते हैं, डाटा दिखाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपको दोनों साइड में दिखाना चाहिए। तो यही होता है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए।
अब हमारा थर्ड जो पैरामीटर है वो है इकोनॉमिक्स। तो इंडिया में हम ये भी देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, इनोवेशन हो रही है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, चाहे आप सुगर कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि क्या कर रही हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, मेकअप इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज उन्होंने बनाई हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेडिकल फील्ड के अंदर है, जिन्होंने MD अपना किया हुआ है मेडिसिन के अंदर से, तो वो क्या कर रही हैं, कंपनीज बना रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जा रही हैं। तो इसमें अभी और भी ज़्यादा उम्मीद है कि ये और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है सेक्टर को। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है अगेन GS पेपर 3 से, और इसमें भी देखिए बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं GS पेपर 3 के लिए ही आ रहे हैं। ये भी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में इसमें से सवाल आ सकता है, बिल्कुल सवाल आ सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। बात हो रही है अग्नि 5 के टेस्ट के बारे में। अग्नि 5 जो है वो इंडिया का मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल ये होने वाली है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो लेके आई गई है वो है MIRV। अब MIRV क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और V से होता है व्हीकल, क्योंकि आप सैटेलाइट्स को या जिनको भी यहाँ पर मिसाइल्स को लेके जा रहे हो किसी रॉकेट में लेकर जा रहे हो, और जो ये आउटर रॉकेट वहाँ तक उसको पहुँचा रहा है, इसको हम जानते हैं व्हीकल के नाम से। अब देखिए जो MIRV टेक्नोलॉजी है उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कितनी मिसाइल्स और कौन कौन सी मिसाइल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि डिफेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको याद रहे। अग्नि 5 से पहले हमारे पास अग्नि 4 मिसाइल है, जिसका लॉन्च मास लगभग 17 टन का है। पेलोड अगर ये कितना लेकर चीज़ों को जा सकती है आसमान में, स्पेस में, वो ये लगभग 1000 kg तक लेकर जा सकती है। इसकी जो रेंज होती है कि मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ से अटैक करेगी तो कितनी दूरी तक कर पाएगी, तो ये होती है इनकी रेंज। अब इसकी जो रेंज है वो है लगभग 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर के बीच में। अब आप कहेंगे मैम आप इसको ऐसे कैसे बता रहे हो, क्योंकि देखिए ये जो रेंज से हमारा मतलब होता है, ये होता है एक्चुअली वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि आप 1000 की बजाय 500 किलोग्राम यहाँ पर ऊपर लेकर चले गए हो पेलोड को, और अब आप क्या कर सकते हो, 4000 किलोमीटर तक यहाँ पर अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1000 लेकर चले गए हो तो क्योंकि वज़न ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी जो रेंज होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, हो सकता है 3000 तक ये आ जाए। फिर हमारी दूसरी जो मिसाइल होती है वो होती है पृथ्वी 2 के नाम से है, जिसका लॉन्च मास यहाँ पर लगभग 5 टन के आसपास है। पेलोड मास के यहाँ पर 500 से 1000 kg है। रेंज ये 250 से 300 किलोमीटर तक ही जा सकती है, बहुत कम है पृथ्वी 2। फिर हमारे पास होती है एक सागरिका, जो कि अगेन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें जो लॉन्च मास होता है वो होता है 6 से 7 टन। पेलोड ये 1000 kg को लेके जा सकती है, और इसकी रेंज होगी 700 से 750 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है धनुष के नाम से। अब इसका जो लॉन्च मास है वो है 4.5 टन। पेलोड यहाँ पर 250 kg होगा। रेंज इसकी होने वाली है 350 से 750 किलोमीटर तक। अब हमारी आती है अग्नि 5 मिसाइल। देखिए अभी ये हमारा टेस्ट इसमें हुआ है, कहाँ पे हुआ है टेस्ट, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कि ओडिशा में है, वहाँ से हमने इसको टेस्ट किया है। और इसके अंदर ये 3 भागों में बटा हुआ है। अब ये 3 पार्ट्स है, इंडिया में इसको हमने देखिए कैसे बनाया गया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये होते हैं आपके वॉर के लिए, ये क्या है, न्यूक्लियर वेपन से, कि आप इसके अंदर डाल भी दोगे तो आप एक ही साथ में एक ही मिसाइल से अलग अलग जगह पे अटैक कर सकते हो। जैसे कि इसकी रेंज की बात करें तो 5000 किलोमीटर तक है। अब मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ 5000 किलोमीटर में कितना एरिया यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। चाहे तो हम पूरे चाइना के ऊपर अटैक कर सकते हैं, चाहे तो हम पूरे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया को भी अटैक कर सकते हैं, इवन रशिया तक, पूरा जो यहाँ पर सेंट्रल एशिया है उस पर हम अटैक कर सकते हैं। इतनी ये लिमिट है। फिर 8000 किलोमीटर को आप देखेंगे तो उसमें हम आधा अफ्रीका भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, रशिया पूरा का पूरा लगभग उसमें आ जाता है, कवर कर लेता है। तो ये होती है रेंज की मिसाइल्स क्या क्या हैं। तो यही है कि इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक यहाँ पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। टोटल जो इसका वेयर हेड का मास होता है वो होता है लगभग 1650 किलोग्राम का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो वॉर के लिए आपको अटैक के लिए रखना है उसको यहाँ पर रख सकते हो। इसकी स्पीड जो है वो हमें मार्च 25 तक हमें समझ में आई है कि 1 घंटे में ये लगभग 30,000 किलोमीटर जा सकती है।
या फिर 1 सेकंड के अंदर ये 8.5 किलोमीटर का क्या कर सकती है, समय को यहाँ पर तय कर सकती है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो उसकी जो हेड है वो थे सीना रानी। अब ये प्रोजेक्ट इन्होंने ही डेवलप किया है अग्नि 5 का विद MIRV कैपेबिलिटी के साथ में। किसने ये बनाई है, तो इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होती है, ये डॉक्टर रानी जो है वो DRDO में एक एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद की काम करती हैं वहाँ पर। और ये पहले इसरो में काम करती थी, फिर 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पोखरान का, तो अब ये कहाँ पर आ जाती है, DRDO के अंदर आ जाती हैं। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मिलिट्री की ये टेक्नोलॉजी है जो सिंगल मिसाइल को, एक ही मिसाइल के अंदर आप अलग अलग वॉर हेड्स को रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारी मिसाइल ऊपर जा रही है, वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, 3 जो उसके पार्ट्स हैं, ये इसका काम था व्हीकल की तरह उसको ऊपर पहुँचाना, फिर वो कुछ दूरी पे जाके अपने आप को हटा लेगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से अलग हो जाएगी, इसकी कैप खुल जाएगी और ये क्या करेगा, असली अटैक करेगा। तो आप देख ही पाएंगे कि एक ही साथ में इसने यहाँ पर भी अटैक कर दिया है, यहाँ पर भी अटैक कर दिया है, यहाँ पर भी अटैक कर दिया है। तो यही है कि मल्टीपल आप इसको कर सकते हो। अब इसमें कितने लग सकते हैं, इसमें 2 से लेकर आप 10 वॉर हेड तक जितना लगाना चाहो वो आप इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज़ है, देखिए जब आपको किसी भी मिसाइल को ऊपर उड़ाना पड़ता है तो वो क्या होती है, ये क्लोज सिस्टम से नहीं होती, उसमें बहुत सारी आग निकलती है, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको किसी मूविंग चीज़ से उड़ाना चाहते हो, एकदम से अटैक करवाना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसको डैमेज कर देगी। लेकिन इसकी एक और खासियत ये है कि ये क्लोज्ड, ये कोल्ड लॉन्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक सील्ड कंटेनर से यहाँ पर प्रेशराइज्ड गैस की मदद से इसको आगे की तरफ भेजा जा सकता है। ये बिल्कुल भी जो ये मिलिट्री का आप ट्रक देख पा रहे हैं उसको ख़राब नहीं करेगा। ये रोड मोबाइल है, रोड से आप इसको लेकर जा सकते हो, कहीं पर भी जाकर आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ जो कि अगेन अग्नि 5 के ऊपर है। इसमें कुछ और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे कि किस किस कंट्री ने इसको लेकर पहले आया। ये जो मिशन किया जा रहा है अग्नि 5 से रिलेटेड जो कि हमारी मिसाइल है, ये किस मिशन में बनाई जा रही है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये बनी है मिशन दिव्य शास्त्रा के अंदर। अब आप इसको ईजिली याद रख सकते हो दिव्य शस्त्रा के ऊपर, क्योंकि शस्त्र क्या होते हैं, वेपन होता है, यानी कि ये मिसाइल वेपन से कुछ इंपॉर्टेंट है। और दिव्य क्या होता है, दिव्य से आप दीव याद रख सकते हो, जैसे कि दीप होता है, दीपावली होती है, तो दिव्य से दीप, और दीप किससे जलाए जाते हैं, अग्नि से जलाए जाते हैं। तो ये आपकी एक निमोनिक्स की तरह ही आप इसको याद रख सकते हो। मिशन दिव्य शस्त्र के अंदर इसको बनाया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसको बना रही है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी खासियत क्या है, सबसे बड़ी इसकी खासियत अगेन MIRV टेक्नोलॉजी ही है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी, तो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी 1970 में, जो कि बनाई गई थी अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा। उन्होंने 1970 में इसका इस्तेमाल किया अपनी मैनुटमेंट 3 के अंदर, जो कि उनकी मिसाइल का नाम है। फिर 1971 के अंदर उन्होंने एक सबमरीन के ऊपर भी इसका इस्तेमाल करने लगे। उसको क्या बोला जाता था, SLBM, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये कंट्री क्या, ऐसा होने के बाद इसमें 10 वॉर हेडों को कनेक्ट किया जा सकता था। 1970 में ही सोवियत यूनियन, जो कि अभी रशिया के नाम से जाना जाता है, जब उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, वो टूटा, यूक्रेन अलग हो गया, बेलारूस अलग हो गया है, जो लेबनान, ये जो कंट्रीज़ हैं आसपास की जब अलग होती हैं तो रशिया बच जाता है। उसने भी इसको 1970 के दशक में डेवलप कर लिया था, और उनका यहाँ पर 16 वॉर हेड्स को रख सकते थे एक साथ में। कितनी दूर तक वो भेज पाते थे, लगभग 1500 किलोमीटर की उनकी रेंज होती थी। फिर ऐसा माना जा रहा है कि UK एंड फ्रांस ने भी इसको कैपेबल कर लिया था। और एट द एंड हम देखते हैं कि चाइना ने भी यहाँ पर 2003 के अंदर क्या करते हैं, उनकी जो एक मिसाइल है DF-5B ICBM के नाम से, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को बना लिया। एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जो कि स्विस थिंक टैंक स्कोल्थम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन
मिशन के द्वारा उसको छापा गया और उनकी ईयर बुक थी वो, उसमें उन्होंने बताया कि आने वाले दशक तक अगले 10 सालों में जितने यहाँ पर मिसाइल्स MIR टेक्नोलॉजी के साथ में रशिया के अंदर है और USA के अंदर है, चाइना के अंदर भी उतने ही हो जाएंगे। वो लोग भी उसमें जिस स्पीड से लगे हुए हैं उतनों को वो कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि 1997 में कांग्रेसल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट एक US कांग्रेस की तरफ से दी जाती है। US कांग्रेस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है ऐसे उनके यहाँ पर कांग्रेस को, पार्लियामेंट का नाम ही वहाँ पे क्या है, कांग्रेस है। तो उसके अंदर एक रिपोर्ट छापी जाती है और उसमें जो जोनाथन मेडेला है वो लिखते हैं कि MIRV जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे एक्चुअली में इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह से अलग अलग जगह पर हमला कर सकते हो। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबमरीन के केस में ये और भी ज़्यादा मदद कर देता है। अगर आप इस वेपन को किसी सबमरीन के अंदर, पानी के जो पांडुलिपि होती है उसके अंदर अगर आप डाल देते हो तो एक ही साथ में जितना काम यहाँ पर 4 सबमरीन करती उतना ही अकेला करवा देता है। अब हम आते हैं हमारे मिशन दिव्य शस्त्रा के ऊपर। तो ये इसका टेस्ट कहाँ हुआ, हम देखते हैं कि मिशन की शुरुआत अगेन यहाँ पर बहुत पहले की जा चुकी थी। 1998 में ही हमने सबसे पहले पोखरान 2 के जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे लिए। 2003 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड हमने निकाला, जिसका क्या मतलब था, इंडिया ने बोला कि हम कभी भी न्यूक्लियर को पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इसको क्या बोला जाता है, नो फर्स्ट यूज़। और इसी के बाद में फिर इंडिया ने एक अधिकार ले लिया कि अगर हमारे ऊपर कोई करेगा तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, हम मैसिव अटैक करेंगे, मैसिव रिटेलिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी गाजा और हम इसराइल का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसराइल में क्या हुआ, वहाँ पर वो लोग अपना फेस्टिवल बना रहे थे आराम से 7 अक्टूबर को, और एकदम से गाजा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके आदमियों के ऊपर अटैक किया। तो आज तक भी जो ये रिटेलिएशन है, रिटेलिएशन क्या होता है, किसी चीज़ का आप जवाब कैसे दे रहे हो, रिटेल कैसे कर रहे हो, वो उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर दिया जितना उनको अटैक नहीं किया गया था। ऐसे ही इंडिया के पास भी है कि अगर हम किसी के ऊपर पहले हमला नहीं कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियर वेपन से, तो ऐसे ही अगर हमारे ऊपर हो जाता है तो हम लोग भी फिर मैसिव यहाँ पर उसका जो बदला होगा वो देंगे। और इसी से हम देख पाते हैं कि इंडिया के लिए मिशन जो है अग्नि सीरीज़ की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पूरे न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी की ये बैकबोन है। आप इसको रीढ़ की हड्डी मान सकते हो इंडिया के डिफेंस में। जब न्यूक्लियर वेपन की हम बात करते हैं, एक तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि हम चाहें तो बैठे बैठे पूरे चाइना के ऊपर बहुत बड़ा अटैक यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इवन जो MIRV हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो कि अभी हमने इसके अंदर टेस्ट ही किया है, ये सिंगल मिसाइल परफॉर्म कर सकती है बहुत सारे रोल्स को। और ये इंडिया को जब मान लीजिए कुछ एडवर्सरीज आ जाती है, इंडिया के ऊपर कोई दुख आ पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ठीक नहीं है, उस समय पे हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया की बहुत ज़्यादा ये मदद कर पाएगा। अभी आगे क्या, इससे आगे क्या है, तो देखिए इससे आगे कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो विदाउट अ डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विदाउट कोई शक कि इसमें नहीं हो सकता है। मिशन दिव्य शस्त्रा के अंदर जो MIRV टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उसकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आगे सवाल उठता है कि इस पे चाइना पाकिस्तान इन सब का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया फंसा हुआ है। इंडिया यहाँ पर है, चाइना है, पाकिस्तान है, तीनों एक दूसरे के कभी ये साथ हो जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए हमेशा रहता है। और चाइना क्या है कि USA के साथ में हमेशा बराबरी के उसमें टक्कर में रहता है, कंट्रोवर्सीज़ में रहता है, और इन दोनों के साथ में ही बैलेंस बनाना चाइना और USA के लिए, इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडियन टीम्स यूजेस रीपर्पोज्ड ड्रग टू ट्रीट ओरल कैंसर सब टाइप। देखिए अब ये क्या की जा रही है, यहाँ पर एक्चुअली में कैंसर के पेशेंट्स की बातें की जा रही हैं। एक नए तरीके की स्टडी रिसर्च हमें पता चली है जो कि कैंसर से रिलेटेड है। अब ये रिजल्ट जो है वो पब्लिश किए गई है एक जर्नल के अंदर, जो कि है NPJ
प्रिसाइसिन ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर से रिलेटेड ये होता है ऑन्कोलॉजी। आप इस शब्द को जब भी पढ़ेंगे तो ये फील्ड ऑफ द कैंसर की यहाँ पर बातें कर रहा है। ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर होता है। ओरल कैंसर या तो हेड में होगा आपके, या फिर आपके कहाँ पर होगा, नेक में होगा। दो तरीके से ये हो सकता है। और इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ये मिलता है। लगभग हर साल 2 लाख नए पेशेंट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में अब फुलफिल होते जा रहे हैं, इसके अंदर आते जा रहे हैं। और उसी को समझने के लिए, उसी को ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टडीज़ की जा रही हैं। तो रिसर्चर्स ने एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च के लिए, और जो एजुकेशन इन कैंसर है मुंबई में, वहाँ के रिसर्चर ने एक न्यूअल फ्यूजन ट्रांसप्लांट को समझा है जो हेड और नेक कैंसर के पेशेंट में पाया जाता है। अब ये फ्यूज़न स्क्रिप्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए 2 शब्द होते हैं। एक होता है फ्यूज़न। फ्यूज़न का क्या मतलब होता है, जब 2 चीज़ें, एक चीज़ में से 2 चीज़ें निकल जाती हैं, ये फ्यूज़न होता है। नॉर्मली हम न्यूक्लियर एनर्जी में इसको समझते हैं। दूसरा शब्द है फ्यूजन। अब फ्यूजन का क्या मतलब होता है, जब 2 चीज़ें मिलकर किसी एक चीज़ को बना देती हैं, ये उसका उल्टा है। तो फ्यूज़न में यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन, हमें पता है हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। सेल के अंदर हमें पता है डीएनए होता है। डीएनए के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं, और ये जीन्स बने किससे होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम से बने होते हैं। हमें पता है कि 13 क्रोमोसोम जो हमारे होते हैं वो आते हैं मदर की साइड से, और 13 यहाँ पर जो आते हैं वो आते हैं फादर की टाइप से। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर होंगे, 13 के यहाँ पर हम पेयर देख पाते हैं। और ये भी अच्छे से हमें समझ में आता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं बॉडी के अंदर, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें देख पाते हैं कि कैसे उनका क्या क्या यहाँ पर नंबर है। तो देखिए 26 का हमारे पास टोटली यहाँ पर पेयर है, और जो लास्ट आपका होता है जिसको हम 46 यहाँ पर बोल सकते हैं क्रोमोसेयर, वो क्रोमोसोम क्या होता है, आपके जेंडर से निर्धारित होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, निर्धारित करना है मन के साथ में हमें बताता है। तो कह रहे हैं कि कैंसर के लिए जिन भी हमने पेशेंट्स के ऊपर यहाँ पर स्टडी की गई है, उन पेशेंट्स के अंदर हम देख पाते हैं कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट थे जिनको यहाँ पर जो उनका क्रोमोसोम नंबर 11 है और जो क्रोमोसोम नंबर 7 है, वो आपस में, मान लीजिए उनमें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो एक दूसरे के यहाँ पर प्लेस को चेंज कर रहे थे जीन्स के अंदर ही, और प्लेस चेंज करते हुए कुछ भाग ऐसा है जो कि वहाँ पर 17 की जगह पे ही रह गया 17 का, और कुछ भाग ऐसा था जो 7 की जगह पे 7 का रह गया। जब इन्होंने लोकेशन चेंज की तो अब 17 के अंदर थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर 7 का आ गया, और जो यहाँ पर 11 की हम बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट 17 का आ गया। ये कुछ ऐसे सेल बन जाते हैं, जिन भी सेल में ये होगा, ये क्या बन जाएंगे, कैंसर को प्रमोट करेंगे। ये स्टडी की बेसिकली साफ और सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरी की पूरी जो मतलब था, पूरी की पूरी जो स्टडी थी उसका यही था। अब ऐसी स्टडी अलग अलग एनिमल्स पे की गई है, और एनिमल्स के लिए एक ड्रग्स का यानी कि मेडिसिन का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो कि FDA की तरफ से यहाँ पर अप्रूव्ड है, और ये इसका नाम है प्रीवेनियम पेमाटो। तो ये एक पोटेंशियल ड्रग है जो ऐसे कैंसर को जिसमें फ्यूज़न की वजह से कैंसर हुआ है उसको क्या कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। तो इसी के ऊपर रिसर्चर्स का अब ये बोलना है कि क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड है तो इंडिया में भी हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि इसमें अब आपको ट्रायल वगैरह तो कुछ करवाना ही नहीं है, सेफ़ ये होने वाली है, ताकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ओरल कैंसर होते हैं उनमें से 5% ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे कैंसर हैं जो फ्यूज़न की वजह से हो रहे हैं। तो फ्यूज़न वाले जो कैंसर्स हैं उनको यहाँ पर दवाई की मदद से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है फ्रेंच इनवॉइस 6 स्टील मिनिस्ट्री हेल्प टू रिजॉल्व 14 ईयर एयर लिक्विडी आयरन अलाउ। देखिए ये एक्चुअली में ऐसे ही जस्ट प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने ले लिया है, फिर आप इसको एन एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लिख सकते हो, GS पेपर 2 के अंदर IR में भी आ जाता है, और छोटा मोटा ये प्रीलिम्स में भी आ जाएगा। तो क्या है पूरी की पूरी न्यूज़, जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कंपनीज थी, एक है हमारी इंडिया की कंपनी जो कि है CPSU राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड IRNL, और दूसरी इस्पात क्या होता है, स्टील को हिंदी में इस्पात बोला जाता है।
दूसरी यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है एयर लिक्विडा। अब जो ये एयर लिक्विड कंपनी है, ये है एक फ्रांस की कंपनी। इन दोनों कंपनी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों आपस में 2010 के अंदर कहती हैं कि ठीक है हम एक साथ मिलके काम करेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर ये कंपनी है। लेकिन 2013 में इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है किसी भी कारणों की वजह से। फ्रांस की जो कंपनी है वो शिकायत लेकर पहुंचती है फ्रांस के जो ट्रिब्यूनल होते हैं, इंडिया के जो ट्रिब्यूनल है उनके अंदर, और वो कहती है कि एक्चुअली में जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा है वो इस वजह से टूटा क्योंकि हमें कुछ चाहिए था, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह चाहिए थे, इंडस्ट्रियल गैस की रिक्वायरमेंट थी मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके लिए हमें ब्लास्ट फर्नेसेस चाहिए थे। अब फर्नेस क्या होती है, हिंदी में आप इसको भट्टी से जान सकते हो जहाँ पर आग जलती है, और ब्लास्ट यानी कि अगेन जो अग्नि हम जिसको बोलते हैं, आग को बोलते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने दिलवाई नहीं। तो ऐसे ही ये लगातार इतने समय से इनके अंदर क्या चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक रिजोल्व नहीं हो पा रहा था, लगातार ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी को ख़त्म करने के लिए जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, थेरी मोतोवा, उन्होंने इंडिया के स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक लेटर लिखा और उन्होंने बोला कि ये जो 14 साल से डिस्प्यूट चल रहा है इंडियन आर्म्स ऑफ फ्रांस के अंदर, इंडस्ट्रियल गैस कंपनी के अंदर, उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और कैसे ख़त्म करेंगे, ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे कि आपस में मिलके इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसके ऊपर अभी तक यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका कुछ बयान नहीं आया है कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब वो बयान आएगा तो हम उसको दोबारा से ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मैती ड्रॉप्स परमिशन रूल फॉर एआई मॉडल्स। देखिए, अब लगातार कई दिनों तक हमने बात की कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक एडवाइजरी को यहाँ पर लागू किया था। ये एडवाइजरी क्या होती है, एडवाइस देना किसी को कि आपको ये काम करना है। अब ये लीगली बाउंड आप इसको मानने के लिए हो नहीं, लेकिन क्योंकि एडवाइजरी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से जो एआई से रिलेटेड आर्टिफिशियल जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनकी वजह से उनकी तरफ से इसको क्रिटिसिज्म मिला, इसके क्या की गई, यहाँ पर निंदा की गई। कारण क्या था, क्योंकि मान लीजिए वैसे तो एडवाइजरी है, इस पे कोई लीगलिटी नहीं है, लेकिन इसी के अंदर ये चीज़ें लिखी गई थी कि आप इलेक्शन में या इंडिया की इंटीग्रिटी को कुछ भी यहाँ पर अगर हार्म फैलाते हो तो क्या होता है, इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं 2000 में जो आए थे, जिनका अमेंडमेंट हम देखते हैं 2021 में होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। जो एआई के मॉडल्स हैं उनके लिए क्या बोला गया कि जो भी एआई के मॉडल यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर चल रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, चाहे वो गूगल का जेमिनी हो, चाहे वो चैट जीटीपी ही क्यों ना हो, उनको आप इंडिया में यूजर्स तक नहीं दे सकते हो। पहले उनको पूरा अच्छे तरीके से बनाइए और फिर ही दीजिए। अब ये एडवाइजरी आई कब थी, ये एडवाइजरी आती है जब चैट जीटीपी के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है, गूगल की जेमिनी से, एक्चुअली नॉट चैट जीटीपी, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी एक फैसिस्ट हैं, तो उनमें बोला जाता है कि हाँ वो एक फैसिस्ट है। अब फैसिस्ट क्या होता है, फैसिस्ट एक आइडियोलॉजी है जो फैसिज्म को मानती है। फैसिज्म क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा होना कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, कोई अपोजिशन को ना मानना हो। अपोजिशन क्या होता है, अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ये जाता है कि आप अथॉरिटी एक ही इंसान की यहाँ पर इस्तेमाल करें, जैसे कि चाइना के अंदर हम कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख पाते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया के अंदर तो डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो भी हम उससे भी एक आइडिया यहाँ पर ले सकते हैं। जब ये चीज़ एक्स के ऊपर हैंडल जो है एक्स ट्विटर का, तो उसके ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई और वायरल हम इसको बोल सकते हैं वो होने लगी, तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने बोला कि इलेक्शन के अंदर कोई भी एआई की वजह से ऐसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राजीव चंद्रशेखर जी ने, और उसी के बाद में मैटी ने इस एडवाइजरी को यहाँ पर लागू कर दिया था। अब ये एडवाइजरी एआई फर्म्स जो है उनको वॉर्न कर रही थी, उनको क्या दे रही थी, एक तरीके से धमकी दे रही थी कि बायस और डिस्क्रिमिनेशन जो है इलेक्ट्रल प्रोसेसेस की अगर वो थ्रेटन करेंगे तो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का बोलना था जो कि स्पेशलिस्ट हैं इसके अंदर, उनका बोलना था कि यहाँ पर मेटी के पास ऐसी कोई इशू करने की, एडवाइजरी इशू करने की कोई भी लीगल पावर्स हैं ही नहीं, तो वो क्यों इशू कर रही हैं ऐसा, आपने ऐसा कोई कानून अभी तक इस पर नहीं बनाया। और गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बोल दिया है कि इलेक्शंस तक वो इसके ऊपर कोई कानून बनाने वाले भी नहीं है, इलेक्शन के बाद ही वो इसके ऊपर आगे जाके बातें करेंगे।
खैर अभी क्या किया गया है कि उन्होंने जो ये एडवाइज़री ली थी उसको वापस ले लिया है। हालांकि एडवाइज़री स्टार्टअप्स पे लागू नहीं होती थी, सिर्फ जो फर्म्स बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन्हीं पे ये मानी जानी थी, लेकिन अभी इसको बैक कर लिया गया है। आज हम पहुंच गए अब हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर का, जो कि है टोकन ऑफ थैंक्स। देखिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में, और करंट अफेयर के अंदर भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट कैसे है, आर्ट एंड कल्चर से ऐसे सवाल आ जाते हैं, और जीएस 1 में भी ये आपका इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट है, तो चलिए ज़रा इसको समझते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। एक मंदिर के बारे में बात हो रही है जो कि है असगार सिद्धार टेम्पल के नाम से। 300 साल पुराना ये मंदिर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि आर्टिस्ट वहाँ पर आते हैं और पुतले बनाते हैं। अब ये आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मिनिएचर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों के टॉय होते हैं वैसे ये हैं। इसमें आप अलग अलग लोगों को देख पाएंगे कि कोई एक पुतलों को यहाँ पर रखे गए हैं मंदिर के अंदर, जो कि एक बानियान ट्री है वहाँ पर, उसके अंदर जो सिद्धार्थ नाम के एक ओल्ड सेज बैठते थे, उनको ऐसा माना जाता था कि वो इस एरिया में बैठने के बाद में जो भी उनसे जो मांगता था वो उसको पूरा कर देते थे। ऐसा ही वहाँ के प्रीस्ट का भी बोलना है कि एक मैरिड कपल था जो 15 साल से मैरिड था, और उनको वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। जब वो टेम्पल में आए तो 6 महीने के अंदर ही वो जो वाइफ थी वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसे चमत्कारों की बातें होती हैं। तो टोकन्स के लिए लोग क्या करते हैं, टोकन ऑफ थैंक्स, यहाँ पर जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको वो यहाँ पर पुतलों की फॉर्म के अंदर उस ट्री के अंदर, एक एप्पल का ट्री है, बनियान का ट्री है, मंदिर के अंदर रख देते हैं। तो इसमें किसी को आप पुलिस की यूनिफॉर्म में देखेंगे जो पुलिस में यहाँ पर जाना चाहता है, किसी को आप डॉक्टर की यूनिफॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर आपको गाड़ी भी दिखाई देंगी, घरों के मॉडल्स भी दिखाई देंगे, जो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहाँ पर जिन भी लोगों को यहाँ पर लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका चाहे डिजीज़ हो चाहे पेन हो, उसको ठीक करने के लिए लोगों ने पैरों के यहाँ पर मिनिएचर बनवाए हुए हैं, और उनको उन्होंने चढ़ाया हुआ है यहाँ पर ट्री के आसपास। इसी में एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई वुमन है जो डॉक्टर बनना चाहती है, तो उन्होंने अपनी जो डॉक्टर के अंदर एक मिनिएचर बनवाया, एक आइडल बनवाया, और उसको यहाँ पर चढ़ा दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी विशेज़ है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अपनी विशेज़ को लिखते हैं, और जो अन्ययार हैं मुद्दूस अंग्यार सिंगार टेम्पल में, वहाँ पर डिवोटी पेपर पे लिख के इसको बांध देते हैं, सामने रख देते हैं, ताकि ये पढ़े और इनकी विशेज़ पूरी हो सके। ऐसा ही एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो आर्टिस्ट है वो पेंटिंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं जो भी उन्होंने आइडल बनाया। अब इसमें बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके हाथ में बच्चा है, तो ऑब्वियसली ऐसा है कि उनकी मनोकामना यही होगी कि उनको रिप्रोड्यूस चाहिए या फर्टिलाइजेशन करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये जो मंदिर है वो काम करता है। खैर आज के दोनों न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और अभी के लिए चलती हूँ, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।